हेलो दोस्तों, मैक बाय इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पार्थसारथी विरडा और यहां पे आपको हिंदी में इंडस्ट्री नॉलेज रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप मेरी वीडियोस एंड चैनल की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और अपना नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। सो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है 8D। 8D क्या है और 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है। आज का हमारा लर्निंग सीक्वेंस है इंट्रोडक्शन टू 8D, हिस्ट्री ऑफ 8D, 8D क्या है, 8D के गोल्स क्या है, हमको क्यों अप्लाई करना है 8D, कब अप्लाई करना है 8D, 8 डिसिप्लिन्स मतलब क्या है, उसके स्टेप्स क्या क्या है, और D0 टू D8 जो है स्टेप्स जो है वो हम समझेंगे। तो ये हमारा आज का लर्निंग सीक्वेंस है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी डिजाइन टू, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जो कि डिजाइन किया गया है। क्यों? टू डिफाइन अ प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए, रूट कॉज फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम का, एंड डिसाइड एंड इंप्लीमेंट अ टेम्पररी और इंटरिम और शॉर्ट टर्म एक्शन टू प्रिवेंट फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस टू कस्टमर। जो टेम्पररी इंटरिम एक्शन है वो डिसाइड करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए ताकि कस्टमर को आगे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। Decide and implement a long-term solution to prevent recurrence of that problem. Long-term solution डिसाइड करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि आगे जाके फिर से ये प्रॉब्लम फिर से रिकर ना हो, फिर से उसका उद्भव ना हो। रिकॉर्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी विच कैन क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी। हमको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी है, मतलब वो जो पूरी यात्रा है, उसको रिकॉर्ड करना है ताकि वो अपने पास एक लाइब्रेरी की तरह उसका डेटाबेस अपने पास रहे जो अपने को आगे जाके काम में आए। सो ये है इंट्रोडक्शन टू 8D। अब देखते हैं 8D का हिस्ट्री क्या है। ये 8D जो है वो फोर्ड मोटर कंपनी ने डेवलप किया था और उसको पहले टॉप्स, टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता था इन 1980s, एंड ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस it was accepted as a primary method of documenting problem solving at Ford. Ford में इसका इफेक्टिवनेस अच्छा होने की वजह से, ये मेथोडोलॉजी का इफेक्टिवनेस अच्छा होने की वजह से उसको एक्सेप्ट किया गया था फोर्ड में एज अ प्राइमरी मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसको महत्व देते हुए प्राइमरी मेथड बनाया गया था और इस मेथड से ही पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता था। फिर 8D जो है वो ग्लोबली धीरे धीरे उसका एक्सेप्टेंस होने लगा बिकॉज वो इफेक्टिव था और इजी टू लर्न था और यूज करना भी इजी था। इसके लिए वो धीरे धीरे ग्लोबली एक्सेप्ट होने लगा, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसको एक्सेप्ट करने लगे। देन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसके आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे, बट कंसेप्ट जो है वो सबका सेम रहता है। तो आज हमारा जो ये वीडियो का पर्पस है वो कंसेप्ट समझना है। फॉर्मेट्स हो सकता है कि अलग अलग इंडस्ट्री में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज 8D। 8D क्या है? वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है जो टीम ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करता है और वो किस के लिए काम करता है? क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये है 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करता है। जो भी एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस है जैसे कि वाई एनालिसिस है, फिर फिशबोन डायग्राम है, ऐसे कई सारे टूल्स का और बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज ये मेथोडोलॉजी करता है। द नेम 8D इज बेस्ड ऑन 8 डिसिप्लिन्स कवर्ड इन दिस मेथोडोलॉजी। तो ये 8D नाम है वो 8 अलग अलग डिसिप्लिन जो उसके स्टेप्स हैं उसके ऊपर से दिया गया है, तो वो आगे हम समझेंगे। और ये जो 8 डिसिप्लिन्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? D1 टू D8, मतलब ये 8D हो गया, और एक जो है वो D0 मतलब इनिशियल स्टेज है जिसको D0 बोलते हैं। तो ओवरऑल 9 स्टेजेस है,
D0 से D8 एंड इट फॉलोज PDCA साइकिल। वो प्लान डू चेक एक्ट साइकिल जो है वो फॉलो करता है। ये जो 8 स्टेप्स है वो प्लान डू चेक एक्ट का साइकिल फॉलो करते हैं। और 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग का आउटपुट जो है वो 8D रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होता है। अब हम देखते हैं 8D के गोल्स क्या है। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, रूट कॉज, प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड करना, इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन डेवलप करना, कस्टमर को फर्दर एक्स्ट्रा जो भी आगे की कॉन्सिक्वेंसेस आती है वो उससे प्रोटेक्ट करना, करेक्टिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव सिमिलर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम जो आते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए उसका गोल है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जर्नी जो है पूरी जो यात्रा है, पूरी जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करना, ये सारे गोल्स है 8D के। देन व्हाई टू अप्लाई 8D, उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर उसको हम करेक्टली परफॉर्म करें तो वो क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है किसकी, प्रोडक्ट की। देन वो इंप्रूव करता है टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, एंड अवेयरनेस इंप्रूव करता है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एंड वो अवेयरनेस बढ़ाता है किस चीज का, हाउ टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, रूट कॉज एनालिसिस, एंड वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को की अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है, एंड वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है उसको वो सही तरीके से समझाता है, एंड स्किल्स जो है करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करने की उसको बढ़ाता है वो, एंड अपनी जो एबिलिटी है जो लिंक सिस्टम में चेंजेस जो है उसको लिंक करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का, उसका एबिलिटी वो अपना बढ़ाता है, एंड जो चेंजेस है उसके इनपुट क्या क्या रहेंगे उसका एबिलिटी भी बढ़ाता है। और वो अपने को डेटाबेस प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन जो पास्ट प्रॉब्लम्स है, अगर उसका हम सही तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं तो वो अपना डेटाबेस बढ़ाता है, और हमने क्या क्या लेसन्स लर्न किए वो भी अपने को उसका रिकॉर्ड देता है ताकि अपने को आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और ये हमको कब अप्लाई करना चाहिए 8D, जब भी हमको कोई सेफ्टी या तो रेगुलेटरी इश्यूज आते हैं, या तो कस्टमर कंप्लेन आता है, या वारंटी क्लेम्स आता है जिसमें अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स आता है, या फिर अपने को इंटरनली अनएक्सेप्टेड लेवल्स ऑफ इंटरनल रिजेक्शन है, वेस्ट है, स्क्रैप है, टेस्ट फेलियर्स है, तब हमको 8D का यूज करना चाहिए। जो लास्ट वाला है इंटरनल रिजेक्शंस, वेस्ट, स्क्रैप एंड टेस्ट फेलियर्स, उस केस में हमको इंटरनली 8D भरना है, उसमें हमको कस्टमर के साथ कोई उसमें लेना देना नहीं है। अभी हम देखते हैं 8 डिसिप्लिन्स क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया था, D0 प्रिपेयर एंड प्लान, D1 इज टीम फॉर्मेशन, D2 इज प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो ये जो D0 टू D2 है वो आप देख सकते हैं यहां पे वो प्लान स्टेज में आते हैं, राइट। जैसे हमने पहले बोला था कि वो PDCA साइकिल फॉलो करता है, ये जो D0 टू D8 स्टेज है वो PDCA साइकिल फॉलो करता है, तो ये आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो फर्स्ट 3 स्टेज है वो प्लान साइकिल फॉलो करता है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन D3 है। D4 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज, एंड D5 क्या है, परमानेंट करेक्टिव एक्शन। तो ये जो 3 है D3 टू D5 ये डू स्टेज, PDCA का डू स्टेज है, एंड D6 जो है इंप्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ PCA वो चेक स्टेज है। D7 प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ दैट प्रॉब्लम, एंड D8 टीम एंड इंडिविजुअल रिकॉग्निशन। तो D7 और D8 जो है वो एक्ट स्टेज फॉलो करता है। तो ओवरऑल D0 टू D8 जो है उसको हम प्लान, डू, चेक और एक्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। सो ये जो है वो 8 डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं वो D1 टू D8 है, और D0 जो है वो इनिशियल स्टेज है जिसको प्रिपेयर एंड प्लान बोलते हैं। तो ओवरऑल देखने जाएंगे तो 9 स्टेजेस है, बट उसको 8D बोला जाता है, D1 टू D8। अब हम हर एक स्टेज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। D0 प्रिपेयर एंड प्लान फॉर 8D।
इसमें हमको क्या करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स है वो कलेक्ट करना है। देन एक्नॉलेज कंप्लेंट इफ रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से जो हमको कंप्लेंट आया है उसको एक्नॉलेज करना है और उनको हमको बताना है कि भाई हमको आपका कंप्लेंट मिल गया है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड आस्क फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड टू ट्रेस इट बैक टू प्रोसेस लेवल, अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कस्टमर को बोलना है, उससे मांगना है कि किस स्टेज पे रिजेक्शन हुआ है, या तो डिफेक्ट आया है या क्या प्रॉब्लम आया है। एंड देन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी, आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कस्टमर को देना है या नहीं देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, ताकि कस्टमर को आगे उनकी प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए और फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस ना आए। तो ये है प्रिपेयर एंड प्लान फॉर 8D, D0 स्टेज। D1 स्टेज इज टीम फॉर्मेशन, आपको एक क्रॉस फंक्शनल टीम या तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम फॉर्म करना है, उसमें प्रोसेस, प्रोडक्ट, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस रिलेटेड लोग रहने चाहिए, और जैसे जैसे जरूरी है आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लोग को भी इंक्लूड करना है जब जब चाहिए। और आपको एक लीडर डिसाइड करना है, जिसको टीम का लीडर जिसको नॉलेज हो 8D प्रोसेस के बारे में, और एक चैंपियन या तो स्पॉन्सर भी डिसाइड करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर है तो आपको रिसोर्स भी लगेंगे, एंड उसमें जो चेंजेस होगा वो अप्रूव करने के लिए भी आपको एक चैंपियन चाहिए। तो एक चैंपियन, एक लीडर एंड देन टीम मेंबर्स, इस तरह से आपको टीम फॉर्म करना है। फिर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सही तरीके से डिस्क्राइब करना है, दैट इज D2 प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। उसमें आपको प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपरली प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे तो एक कहावत है, प्रॉपरली डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब आपका प्रॉब्लम उधर ही हाफ सॉल्व हो जाता है, बिकॉज आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड एंड कैन हाईलाइट द इश्यूज फेस्ड, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि सब लोग उसको सही तरीके से समझ सके एंड आपको जो भी इश्यू फेस हो रहा है वो हाईलाइट हो सके। और उसके लिए आप 5W and 1H या 2H मेथड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये 5W and 1H के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। D3 इज डेवलप इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। ये क्या है, जब प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम से कस्टमर को ज्यादा तकलीफ ना हो आगे जाके, उसके लिए आपको इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन डेवलप करना है। इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन इज डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। उसके यहां पे जो भी मटेरियल पड़ा है उसको चेक करके उसको सॉर्ट करना है, आपके यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा है उसको चेक करके सॉर्ट करना है। ये जो सारी एक्टिविटीज है वो इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन में आती है। वेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ICA इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कस्टमर कॉन्फिडेंस। ये आपने जो कंटेनमेंट एक्शन लिया है उसका इफेक्टिवनेस का वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी है, ताकि कस्टमर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, उनकी लाइन में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। इट इज द temporary action implemented till permanent corrective action is implemented and validated। मतलब ये permanent action नहीं है, आपको sorting customer end पे continuous base पे नहीं करना है। जब तक आप permanent corrective action implement और validate नहीं करते हो तब तक ही वो करना है। मतलब ये जो interim containment action है वो temporary action है, ठीक है। Then interim containment action will be discontinued after positive result of validation of permanent corrective action। अगर आपने एक बार permanent corrective action ले लिया, उसको validate कर दिया, फिर आपको temporary action की जरूरत नहीं है, आप उसको discontinue कर सकते हैं। So ये स्टेज है D3 स्टेज। D4 स्टेज क्या है, determine and verify root cause। मतलब जो भी प्रॉब्लम आया है उसका हमको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद अगर आपने जो रूट कॉज है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है तो उसके ऊपर फिर आपको काम करना है, और उसको वो फिर से ना हो उसके लिए आपको रूट कॉज प्रिवेंट करने के लिए एक्शन लेना है।
और उसका लोकेशन भी आपको, रूट कॉज जो है वो कहां से इनिशिएट हुआ है, कहां से जनरेट हुआ है, उसका लोकेशन, प्रोसेस में उसका लोकेशन भी आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइक फिशबोन डायग्राम, वाई एनालिसिस एटसेट्रा। ये सारे टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रूट कॉज जो है, एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा रूट कॉज भी हो सकते हैं। तो एक रूट कॉज आइडेंटिफाई करके बैठना नहीं है, आपको चेक करना है कि और भी उसके रूट कॉज है या ये प्रॉब्लम के रूट कॉज है या नहीं है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ रूट कॉज इज रिक्वायर्ड, उसका वेरिफिकेशन करना ही करना है। तो ये है D4 स्टेज। D5 स्टेज, डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन। जो भी रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर आपको परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेना है। परमानेंट करेक्टिव एक्शन क्या है? परमानेंट करेक्टिव एक्शन इज द एक्शन विच रिमूव्स प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम कंडीशन which is or are responsible for generation of the problem। प्रॉब्लम जनरेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट की या तो प्रोसेस की या सिस्टम की कंडीशन जो भी जवाबदार है, उसको परमानेंट करेक्टिव एक्शन जो है वो रिमूव करता है। तो जो एक्शन ये रिमूव करता है उसको परमानेंट करेक्टिव एक्शन बोला जाता है। और हमको क्या करना है, जितने भी रूट कॉज हमने D4 स्टेज में आइडेंटिफाई किए हैं उसके हरेक के ऊपर अपने को परमानेंट करेक्टिव एक्शन डिटरमाइन करना है और लेना है। और इसमें अपने को हेल्प कौन करेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड एफिनिटी डायग्राम। ये क्लब करके हमको जो है, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में से हमको कुछ डिसाइडिंग आउटपुट मिल सकता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और एफिनिटी डायग्राम के हेल्प से हमको मिलेगा। देयर कैन बी मोर देन वन परमानेंट करेक्टिव एक्शंस। यहां भी ऐसा है, एक रूट कॉज है उसके लिए मोर देन वन परमानेंट करेक्टिव एक्शंस भी हो सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड। जो भी आपने परमानेंट करेक्टिव एक्शन लिया है वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो आपको वेरीफाई करना ही करना है। तो ये D5 स्टेज है। D6 स्टेज क्या है? इंप्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन। तो जो भी आपने परमानेंट करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई किया है तो वो बाद में आपको इंप्लीमेंट करना है। और ये जो है ये परमानेंट चेंज है, तो इसमें आपको इसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको लोगों को प्लान कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्या क्या चेंज होने वाला है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और उसके बाद इंप्लीमेंट होने के बाद जो परमानेंट करेक्टिव एक्शन है उसका वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो आपको वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है ये आपको जानना है, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है और उसका डिफरेंस क्या है वो आप जान पाएंगे। तो ये जो स्टेज है, इंप्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ परमानेंट करेक्टिव एक्शन, ये D6 स्टेज है। ठीक है, अब हम देखेंगे D7 स्टेज। प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। आपने परमानेंट करेक्टिव एक्शन ले लिया, बट उसके बाद जो भी रिकरेंस, अगर किसी और लाइन में या सिमिलर प्रोडक्ट में वो प्रॉब्लम वहां भी हो सकता है, जो लाइन पे आपने एक्शन लिया है हो सकता है वहां पे वो उसका रिकरेंस ना हो, बट दूसरी जगह पे सिमिलर प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, उसके ऊपर भी आपको एक्शन लेना है, उसको रिव्यू करना है और वहां पे आपको वो प्रॉब्लम दिखता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन। हमको आइडेंटिफाई करना है और इंप्लीमेंट करना है प्रिवेंटिव एक्शन। रिव्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस टू प्रिवेंट रिकरेंस, जैसे अभी मैंने बताया। और उसके रिलेटेड अगर आप एक्शन लेते हो और वो एक्शन अगर मांगता है कोई डॉक्यूमेंट अपडेशन या प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शन को अपडेट करना की जरूरत पड़ती है उसमें, तो हमको करना पड़ेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एंड कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जो आपको उसमें जरूरत पड़ेगा नई प्रोसीजर डेवलप करने के लिए या तो वर्क इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, तो वो भी आपको करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई एक्शंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको FMEA अपडेट करना पड़ेगा, हो सकता है कंट्रोल प्लान भी अपडेट करना पड़े या कोई अदर डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़े एज पर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो ये सब करना है। एंड उसको हमको एश्योर करना है कि वो कंप्लीट हो गया है।
ये है D7 स्टेज। अगर हम ये सब कंप्लीट करेंगे तो सही मायने में अगर हमने ये परमानेंट करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई किया है और हमने उसका प्रिवेंटिव एक्शन सही तरीके से लिया है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो रिकर नहीं होगा। तो ये है D7 स्टेज, प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। एंड देन फाइनल स्टेज इज टीम एंड इंडिविजुअल रिकॉग्निशन। आपने एक टीम बनाया था, वो टीम ने एक प्रोजेक्ट लिया D8 एंड उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, परमानेंट एक्शन करेक्टिव एक्शन फाइंड किया, उसको इंप्लीमेंट किया, उसका रिकरेंस प्रिवेंट किया। तो ये सब एक्टिविटी होने के बाद जो भी टीम है उसने जो भी काम किया है, आपको उनके लिए उनको कांग्रेचुलेट करना है। और जो जो मेन कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इसमें मेहनत किया है, उनको आपको जो है आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना। रिवॉर्ड देना है या सर्टिफिकेट देना है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। देन आपको उसका क्लोजर डिक्लेयर करना है। आपको फीडबैक लेके जो फीडबैक है वो सही अगर फीडबैक है कि भाई हाँ सब कुछ क्लोज हो गया है और वो रिकर नहीं हो रहा है, तो आप उस बेस पे प्रोजेक्ट को का क्लोजर डिक्लेयर कर सकते हो। रिकॉग्नाइजिंग टीम एज वेल एज इंडिविजुअल एफर्ट, जैसे अभी हमने बात किया। फिर हमको 8D के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको आर्काइव करके रखना है विथ 8D रिपोर्ट। 8D रिपोर्ट के साथ अटैच करके उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमको रखना है। हमको लेसन्स लर्न्ड, ये प्रोजेक्ट के दौरान हमने क्या क्या लेसन्स लर्न किए, क्या बिफोर स्टेज था, क्या आफ्टर है, उसका कंपैरिजन, ये सारे डॉक्यूमेंट हमको बना के रखने हैं। एंड देन ये होने के बाद आपको सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, ये कभी नहीं भूलना है। ये इससे टीम मोटिवेट होता है और आगे जो 8D प्रोजेक्ट्स है उसमें उनको काम करने का मोटिवेशन मिलता है। एंड फाइनली फॉर्मली यू कैन क्लोज 8D प्रोजेक्ट। तो दिस इज D8 stage of 8 disciplines and this is the last stage। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ब्रॉड वे में कि D1 to D8 और D0 स्टेज क्या क्या है, 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी क्या क्या है। इसका फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट में इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप मेरी वीडियो और चैनल की लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी अपने साथ जुड़ने का मौका मिले और नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।